अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अकरम और मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ा नईम। यूईटी एक्स न्यूज़ की हमेशा से काविश रही है कि वो यूईटी के स्टूडेंट्स की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाए। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए यूईटी एक्स न्यूज़ ने यूईटी विस्टास के नाम से एक नए सिलसिले का आगाज किया है और इस सिलसिले की हमारी पहली कड़ी है यूईटी लिटरेरी सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर ज़िशान तसारत। आइए हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम ज़िशान तसारत है, कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है और सेशन इलेक्ट्रिकल 19 से हूँ और लिटरेरी सोसाइटी का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक हो गया। व्हाई डिड यू जॉइन एलएस? बेसिकली अगर मैं अपना कॉलेज टाइम से ही देखूँ तो मेरा ना CSS की तरफ ज़्यादा रुझान था। लाइक मैं कॉलेज टाइम में भी कड़ी कॉलेज में रहा हूँ, लेकिन मेरा उस तरह आर्मी से लगन उस तरह नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। लाइक जैसे कड़ी कॉलेज में रहते हुए लोगों का होता है वैसा नहीं था। उसकी बड़ी वजह शायद यही थी कि मैट्रिक तक शायद आर्मी से जुनून था, लेकिन जैसे जैसे चलते गए तो थोड़ा सा वो जुनून कम होता गया। जैसे हम लिटरेचर की तरफ गए, पढ़ना शुरू किया, तो शुरू से ही मेरा जो रुझान था वो बुक्स की तरफ और लिटरेचर की तरफ था। तो यूनिवर्सिटी आते ही फिर मैंने सबसे पहले LS को ज्वाइन इसलिए भी किया क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की थी, इस वजह से मैं LS में रहा हूँ। और बेसिकली मैं LS में भी नहीं था, LS के अलावा भी मैंने डिबेटिंग में भी रहा हूँ, MUN में भी रहा हूँ और यूटी मीडिया सोसाइटी में भी रहा हूँ। ये कह सकते हैं कि यूटी की जितनी बड़ी सोसाइटीज़ है मैं उन सब में रह चुका हूँ। अच्छा, आप इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ में रहे हैं, लेकिन आपने मतलब कि आकर एंड पर सोचा कि आप LS के प्रेसिडेंट बने, ये ख्याल आपके जहन में कब आया कि आप सिर्फ LS को चूज़ करेंगे और LS को ही आपने लीड करने का सोचा? हाँ, मैंने अगर स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो मैंने बाकी सोसाइटीज़ को कोई उस तरह से टाइम नहीं दिया था। ठीक है, हल्का फुल्का चलता था। फिर कोविड था, कोविड में उस तरह से तो फिजिकली हम होते ही नहीं थे, ऑनलाइन सेशंस होते थे तो ऑनलाइन बंदा मैनेज कर लेता है। आने के बाद जब मैं चीफ कोऑर्डिनेटर बना था उसके बाद मैंने तो MUN और बाकी जो मीडिया सोसाइटी थी उसको किया था। बाकी डिबेटिंग को मैंने 5th-6th सेमेस्टर तक लीड कर दिया था। चूँकि डिबेटिंग में लाइक मेरा उस तरह से हर टाइम मतलब दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो गया था, तो मैंने डिबेटिंग को बार बार किया। अच्छा, आपने पहले बताया कि आप शुरू में आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन फिर आपने जब अदब के साथ, लिटरेचर के साथ आपका लगाव बढ़ा तो आपके जहन से आर्मी से जाने का ख्याल निकल गया। तो इससे एक ख्याल हमारे जहन में ये आता है कि लिटरेचर हमें हुब्बुल वतनी से दूर कर रहा है, तो इसको आप किस तरह थोड़ा डिफाइन करें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हुब्बुल वतनी का मानी अगर सिर्फ आर्मी से रिलेट करते हैं तो यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी। क्या हुब्बुल वतनी सिर्फ आर्मी में जाने से होती है? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आई ये बात। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है मेरा, देखें जब भी ना मेरा आर्मी में जाने का बुनियादी मकसद ये था, क्योंकि मैं कड़ी कॉलेज में था तो सुबह से शाम तक या 5 साल के अंदर हमें सिर्फ आर्मी के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। सुबह से शाम तक उन्हीं के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उस तरह का माहौल, तो वो एक वैसे भी जुनून या जोश आपके अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन जब आप ना चीज़ों को सीखना, पढ़ना शुरू कर देते हो, पाकिस्तानी लिटरेचर नहीं, आप इंटरनेशनल लिटरेचर को पढ़ना शुरू करते हो, जब चीज़ों को समझना हकीकी मानों में समझना शुरू कर देते हो, तो फिर आप चीज़ें समझते हैं कि हाँ रियलिटी इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाके ही मतलब कौम मुल्क की खिदमत कर सको। फिर हमने सोचा कि ये तो हर चीज़ है, हर फील्ड में आप जाओगे तो किसी भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हो। तो वहाँ से फिर हमारा थोड़ा सा रुझान डाइवर्ट होना शुरू हुआ। और उसमें बेसिकली एक बात ये भी थी कि आर्मी में जाने के बाद बंदा बाउंड हो जाता है, सिर्फ एक सर्कल के अंदर रह जाता है। तो शायद उस तरह की मेरी नेचर भी थी जिसने मुझे इस तरह दी। बीइंग अ चीफ एडिटर, आपके ख्याल में आपके जो टेन्योर है, आपकी सोसाइटी ने क्या अचीवमेंट की है? अच्छा, मेरी सोसाइटी ने क्या अचीव किया इसके बारे में मेरे जूनियर ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लाइक वो कंपैरिजन करके लास्ट ईयर हमारा। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि जो कुछ भी हमारे सीनियर्स ने जो पौधा लगाया उसकी आबियारी में हमने कुछ ना कुछ हक अदा करने की उनकी कोशिश की है, आबियारी करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूँ तो 1-5 सेशन के में हमारा मुशायरा हुआ था, फिर 1-6 और 1-7 कोविड की वजह से मुशायरा जो हमारा सिग्नेचर इवेंट होता है नहीं हो सका था। फिर 1-8 के टाइम पे आके पहला मुशायरा हुआ और फिर हम 1-9 के दौर में इस बार दूसरा मुशायरा करवाने जा रहे हैं। जो LS की हिस्ट्री में एनुअल मुशायरे कभी 2 नहीं हुए, लेकिन हमारा ये 1-9 का पहला सेशन है जो दूसरा मुशायरा करने जा रहा है। फिर इसके अलावा हमारा एनुअल मैगजीन होता है एको के नाम से, वो हमारा एक हर साल एक ही निकलता है, लेकिन इस बार हम पहला निकाल चुके हैं और दूसरा भी हम बिल्कुल कंपाइल करने की
के फेज में पहुंच चुके हैं और दूसरा निकालने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा बेसिकली मेन फोकस हमारी सोसाइटी लिटरेचर की है, तो लिटरेचर की है तो लिटरेचर पे फोकस होता है। और मैं अगर बात करूं तो इस साल हमने तकरीबन 15 से 20 तक हो चुके हैं जो ऑल पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल थे, उनमें हमने पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यही हमारी अचीवमेंट थी और मुझे ये हमारे सीनियर्स की तरफ से दिया गया था और मुझे लगता है कि मेरे जो आने वाला सेशन है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाएगा। सही। तो कोई ऐसा अमल आपका जिसके पीछे सिर्फ आपकी सरबराही हो या आपका एक आइडिया हो आपके ख्याल में? नहीं, किसी भी अमल के अंदर जब आप देखें, मैं कोई डिक्टेटर तो हूँ नहीं और वैसे भी नाम भी हमारी सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट नहीं होता, चीफ कोऑर्डिनेटर होता है, तो वो तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके लेके जा रहा होता है। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जिसमें सिर्फ क्रेडिट मेरा है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो डीएसएस सर के साथ मीटिंग में बंदा डिसीजन ले लेता है, लेकिन उसमें कोई मेरा अकेले का डिसीजन नहीं होता। ओवरऑल हम तमाम सोसाइटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बगैर मैं समझता हूँ टीम के बगैर में कुछ भी नहीं, और सब कुछ है वो मेरी टीम की वजह से, और मेरा इसमें किसी एक चीज़ में मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। अच्छा, तो आप जो नए आने वाले तलबा हैं और जो सोसाइटीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको सोसाइटीज़ के बारे में इतना मालूम नहीं होता, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो किस तरह सोसाइटी चूज़ करें, कौन सी सोसाइटी को प्रेफर करें या इस तरह? अच्छा, सबसे पहली बात तो एलएस के लिए ही मैं क्लियर कर दूं कि एलएस के बारे में एक बड़ा अजीब व गरीब बंदे के जहन में होता है कि एलएस का ताल्लुक सिर्फ ना उर्दू लिटरेचर से, लाइक उर्दू पोइट्री से है, शायरों की सोसाइटी है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता ना। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सिर्फ शायरों की सोसाइटी नहीं है, हालांकि हमारे पास इंग्लिश उर्दू पोइट्री दोनों होती है, इंग्लिश उर्दू प्रोज होता है, चाहे उसमें फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो। फिर हमारे पास जीके की डोमेन है। जीके की डोमेन वो डोमेन है जिसमें आपका तमाम लिटरेचर आता है, उसमें आपका इंटरनेशनल अफेयर से लेके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री हो, चाहे उसका माइथोलॉजी हो, तो इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक होता है। तो बेसिकली अगर आज के माइंड सेट किसी भी चीज़ का देखा जाए, आप पाकिस्तान के अंदर ही देखें तो बेरोजगारी इंतहा हुआ, और सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं पे भी सरकारी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पे भी चाहते हो ना, तो आप देखोगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स बैठे हुए, मतलब जॉब के लिए जो आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स हैं नहीं, खास तौर पे इंजीनियर्स के लिए ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे। तो जिन लोगों का भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाने का रुझान है, तो वो बिल्कुल सोसाइटी ज्वाइन करें, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ग्रोमिंग होती है। लाइक अगर मैं देखूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल साइंस या शायरी या इस तरह की चीज़ों से, या सीएसएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लिटरेरी सोसाइटी को ज्वाइन करें। अगर आपका टकला की तरफ या ज़्यादा रुझान है तो आप डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करें। अगर इसके अलावा एमयूएन भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक है तो परफॉर्मेंस जो आर्ट परफॉर्म करते हैं, तो आप आपकी है डिबेटिंग ड्रामेटिक सोसाइटी है। इसके अलावा यूएचएस है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का है तो मीडिया सोसाइटीज़ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएँ। तो सोसाइटीज़ यूनिटी के अंदर अगर आने के बाद भी कोई सोसाइटी में नहीं रहता, तो मैं समझता हूँ उसने कुछ नहीं सीखा। अगर कोई एक सोसाइटी भी ज्वाइन नहीं करता ना, तो उसने कुछ नहीं सीखा हुआ। यूनिटी जैसे बड़े इदारे में आने के बाद अगर कोई सोसाइटी ज्वाइन। आपने बताया कि सोसाइटीज़ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करती हैं, तो एलएस ज्वाइन करने के बाद आपकी ज़ात में क्या फ़र्क आया? हाँ, एलएस ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर इतनी चीज़ें आई हैं जो मैं बता नहीं सकता। मैं जो आज बोल रहा हूँ, मैं एलएस की वजह से ही बोल रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे अगर कुछ लिखने का ज़्यादा अगर शौक़ पैदा हुआ है तो वो एलएस की वजह से हुआ है। उसके अलावा सोचने का, सही मानों में चीज़ों को एनालाइज करने का अगर कोई चीज़ हुई है तो वो एलएस की वजह से हुई है। और पढ़ने का रुझान तो वैसे भी वो ज़बरदस्ती भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए पढ़ने का रुझान तो पहले से ही था, लेकिन एलएस में आने के बाद थोड़ा और डेवलप हो गया। जब आपको वही प्लेटफॉर्म मिलता है आपकी इंटरेस्ट का, तो आप फिर वो चीज़ ज़्यादा सीखने का आपको देता है। अच्छा, तो अब आपने पहले सोसाइटीज़ के बारे में बताया, तो कुछ आप अपनी लिटरेरी सोसाइटी के बारे, उसकी वर्किंग के बारे में बताएं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पता चले। अच्छा, लाइक हमारी लिटरेरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है बाकी सोसाइटीज़ की। अगर मैं बात करूँ, लाइक हमारा जब आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, इंटरव्यू के बाद आप इंडक्ट हो जाते हो, तो इंडक्ट होने के बाद आप फ़ौरन से लिटरेरी सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि आप प्रोबेशन में होते हो। प्रोबेशन में 1 मंथ के लिए होते हो, वहाँ पे आपको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज कर में आपको पहले वर्कशॉप करवाई जाती हैं डेली बेसिस पे।
پھر آپ اسے لکھوایا جاتا ہے اور پھر ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہم جج کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپٹیشن میں مطلب صحیح سے پارٹیسپیٹ کر پاتے ہیں، پھر وہ ہمارے گروپ کا حصہ بنتے ہیں یا لٹریری کا ممبر بنتے ہیں۔ ہماری ورکنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے 4 جو ورکنگ ڈیز ہیں منڈے سے تھرسڈے تک، ان میں 1 سے 4 بجے ہمارے LS کا ٹیبل ہوتا ہے۔ اس ٹیبل کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے 19 کے لیڈز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں آپ کا ورکشاپس کرواتے ہیں، اور اس ورکشاپس کے اندر بچے کی انٹرسٹ دیتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے، پھر اس کے لحاظ سے اس ڈومین کو چوز کرواتے ہیں۔ پھر جو ہمارا فرائیڈے کا سیشن ہوتا ہے 2 سے 4 بجے، اس میں ہمارا ریڈ سیشن کے نام سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے کوئی بک پڑھ کے آنی ہوتی ہے، وہ بک ہر صورت آپ نے کوئی نہ کوئی پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آپ ریویو آ کے دیتے اور پھر سارے ڈسکشن کرتے ہیں اس بک پر۔ یہ ہمارا ورکنگ سسٹم ہوتا ہے۔ باقی ایونٹس کا تو ساروں کو پتہ ہے، وہ جنرل ایونٹس ہوتے ہیں اور سگنیچر ایونٹ آل پاک اور ہمارا مشاعرہ ہوتا ہے، اور باقی بے شمار ایونٹس چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے کچھ ڈومینز کا ہم سے ذکر کیا تھا، تو پرسنلی آپ کس ڈومین میں رہے ہیں؟ میرا زیادہ تر جو ٹائم گزارا ہے وہ میں نے جنرل نالج میں گزارا ہے، GK میں گزارا ہے، باقی اردو پروز میں، اور فائنل ایئر میں آ کے کچھ تھوڑا بہت انگلش پوئٹری کی طرف بھی ہوا ہے، یا پھر لائک اگر دیکھیں تو اردو کی نظم بھی، مطلب اردو تو شاعری کی طرف، لائک نظم کی طرف بھی ہلکا پھلکا میں نے لکھا ہے، لیکن جو میری مین ڈومین تھی وہ GK تھی، جنرل نالج۔ ابھی ریسنٹلی فلڈ آیا، کچھ عرصہ پہلے فلڈ کا دور تھا، تو اس میں LS نے ایک مشاعرہ آرگنائز کروایا تھا فنڈنگ کے لیے، فنڈ آرگنائز کر، تو اس میں آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور کون آپ کی سب سے زیادہ سپورٹ میں تھا، اور مطلب اس طرح؟ اچھا، بیسیکلی نا اس سے پہلے ہمارا کیمپ تھا، فلڈ سے پہلے، اور فلڈ کے ٹائم ہی ہمارا ایک کیمپ لگا تھا جس میں UET کے تمام جو رجسٹر سوسائٹیز ہیں، 25 رجسٹر سوسائٹیز ہیں، وہ تمام سوسائٹیز تھی، اور پھر وہاں سے ایک آئیڈیا تھا کسی کا، سر کا تھا، CBSE سر کا آئیڈیا تھا کہ کوئی اس طرح کا ایونٹ ہونا چاہیے جس میں LS ڈیبیٹنگ ڈرامیٹک مل کے پرفارم کریں، تو تاکہ جو ہم وہاں پہ ٹکٹس رکھتے ہیں اور جو بھی ہمارے پاس فنڈ ریزنگ ہوگی وہ ساری فلڈ والے کی طرف جائے۔ تو اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ 4 دن کے اندر ایونٹ کروانا اور مشاعرہ کروانا امپاسبل سی چیز ہوتی ہے، چونکہ مینیج کرنا، شاعروں کو مینیج کرنا، اور پھر ٹائم مینیج کرنا، پھر اپنے یونیورسٹی کی طرف سے، چونکہ یہ تھا کہ DSE سر کی طرف سے ہمیں یہ تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے، خاص طور پر VC سر کی طرف سے اور باقی کی طرف سے، کہ ہم ظاہر سی بات ہے پیسے لے کے پھر پیسے جمع نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ چونکہ تو پھر بڑا چیلنج یہ تھا کہ چونکہ جو آپ کے شاعر آتے ہیں، تو پوئٹس جتنے بھی ہوتے ہیں شاعر، تو وہ پیسے لیں، لائک آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں پیسے، کیونکہ بعض شاعر ایسے جو صرف لکھتے ہیں شاعری ہیں، تو ان کا روزی روٹی اس سے جڑی ہوتی ہے، تو ان کو پیسے مینیج کر کے دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بڑی مہربانی ہمارے سینئرز کی، جن کی بدولت جو شاعر آئے تھے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں کیا، ہم سے چارج نہیں کیا، تو پھر ہمیں باقی جو سپورٹ تھی وہ تو DSE سر کی طرف سے تھی، جو ہمارا اور ہمارے سینئر جو ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے آئے، اور اس مشاعرے سے لے کے ہر چیز کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ فرنٹ ممبرس کو تو ہوتی ہے، محنت تو انہیں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے سینئر کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی کے بغیر امپاسبل ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں، تو ہمارے سینئر۔ ایک انسانی زندگی میں لٹریچر کی کیا اہمیت ہے؟ لٹریچر کے بغیر انسانی زندگی ہی نامکمل ہے۔ لائک اگر آپ لٹریچر سے منسلک نہیں ہیں تو آپ دنیا سے کٹ آف ہو، آپ کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، دنیا میں ہو کیا رہے ہیں، اور وہ بھی اچھے لٹریچر سے۔ اور ویسے بھی ایک چیز بڑی ہم اکثر کہتے رہتے ہیں LS کے اندر بھی، کہ آپ کو نا اچھا لکھنے کے لیے اچھا لٹریچر پڑھنا ضروری ہے، اور بہت اچھا لکھنے کے لیے بہت اچھا لٹریچر پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ اگر حقیقی معنوں میں زندگی کی حقیقت کو یا ریئلٹی کو یا کرٹیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لٹریچر بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں بہت سے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں لٹریچر نہیں ہے، تو کیا یہی ان کی کچھ جو مسائل ہیں زندگی کے، یہی وجہ ہے؟ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی زندگی میں لٹریچر نہ ہو تو وہ اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کے پاس لٹریچر نہیں ہے تو میں اسٹوڈنٹ نہیں مانتا، اگر وہ میں خود ہوں پرسنلی بھی تو میں اس کو اسٹوڈنٹ نہیں مانتا۔ باقی ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اب جب آپ نا مختلف لٹریچرز نا ان کا کمپیریزن کر کے پڑھنا نہیں اسٹارٹ کر لیتے اچھا لٹریچر جو خاص، تو آپ کبھی بھی آپ کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات آتی رہیں گی۔
जो अच्छा लिटरेचर होता है ना वो आपको ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ से लेके आपकी जो स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल पोलिटिकल तमाम लाइफ के अंदर बहुत काम करता है। आपके जो काम होते हैं मुश्किलात होती हैं उनमें आसानियाँ प्रोवाइड करता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि जिसके पास अच्छा लिटरेचर नहीं है, वो अच्छी सोच नहीं रख सकता, फिर उसके अंदर वो आज पाकिस्तानी माशरे के अंदर वैसे भी एक ना वो जज्बातियत और इंतहा पसंदी उरूज पे है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम बिल्कुल भी लिटरेचर से दूर हैं, हम एक चीज़ को लेके इंतहा को पहुंच रहे हैं। इसकी बड़ी मिसाल यही है कि हम लिटरेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और या फिर किसी एक स्पेसिफिक लिटरेचर को लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ देखने का हमारे बर्दाश्त करने का मादा भी होता है। अभी आपने बताया कि मतलब करंट सिनेरियो के बारे में आप बात करें, इंतहा पसंदी, ये जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स वगैरह इस तरह के जितने भी हमारे वाक़यात हो रहे हैं, तो इसमें लिटरेचर किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है? हाँ, लिटरेचर किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है? देखें, लिटरेचर अगर करंट सिनेरियो के अंदर हम देखें ना तो लिटरेचर बेशुमार पड़ा हुआ है और हमारे पास बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। अब इसमें बड़ी वजह ये है कि हमें लोगों को उस लिटरेचर की तरफ माइल कैसे करना है। सबसे बड़ा और जो हमारा टास्क है वो लोगों को उस तरफ माइल कैसे करना है। उस माइल करने के लिए जिन पर्सनालिटीज़ को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको आगे आना पड़ेगा, लेकिन वो किसी एक चीज़ के साथ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, अपने आइडियाज़ से बाहर नहीं निकल रही। तो बेसिकली अगर लिटरेचर हमारे पास बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया का लिटरेचर, पाकिस्तान का लिटरेचर, ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि उर्दू लिटरेचर में पाकिस्तान के अंदर जितना काम हुआ है इंडिया के अंदर या बाकी इलाकों में नहीं है। लेकिन वही बात है कि उसकी तरफ लोगों को माइल करना कैसे है, ये मेन सवाल है। और वो वही है कि जो पर्सनालिटीज़ जिनको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं वही आगे बढ़ेंगे, वही कुछ करेंगे, तभी कुछ मुमकिन हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट करते हैं वो अगर एनालाइज करना, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा तभी कुछ। अच्छा, आपने कहा स्टूडेंट तबका जो है इसमें ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन अगर हम देखें आजकल का स्टूडेंट तबका जितना भी है उन्होंने अदब को सिर्फ शायरी के गिर्द अपना बस बना दिया कि सिर्फ शायरी ही अदब है, जबकि अदब इससे हट के है। किताबें, जितने हिस्ट्री की बुक जो भी है वो सब अदब है। तो इस चीज़ को किस तरह हम स्टूडेंट्स के अंदर ला सकते हैं कि वो शायरी से हट के बाकी लिटरेचर की तरफ भी जाएं? वो थोड़ी देर पहले मैं यही बात आपको कर रहा था कि इवन लिटरेरी सोसाइटी के बारे में भी यही ख्याल है कि ये सिर्फ उर्दू शायरी की ही सोसाइटी है, हालांकि ऐसे नहीं है। अब इसमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको ना एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है। अब उसकी तरफ आना बड़ा मुश्किल है। लाइक अगर हम अपनी यूनिटी के अंदर देखें तो कोई भी हमारे सोसाइटी के अंदर जब इंडक्शन होती है या इवेंट्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े इवेंट्स, तो इवेंट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स को लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। रुझान ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी डाइवर्ट हो चुकी है। अब लाने के लिए सोसाइटीज़ मौजूद हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट होती है, सारी चीज़ होती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, कोई यूनिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम चूँकि यूनिटी के अंदर है इसलिए। लेकिन इशू ये है कि स्टूडेंट आने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका वो माइंड सेट ही नहीं है, उसको कैसे लाएंगे? ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं कर सकते, और ना लिटरेचर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की तरफ उसको खींच के ले आएँ। तो इसके लिए यही है कि इंटरेस्ट डेवलप करना, और पैसे होगी वो तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती। और यूनिटी के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों में भी ये चीज़ डेवलप होने वाली है जो पिछले 5-10 सालों के अंदर थी। जिस तरह का लाइक अगर पूरी पाकिस्तान के अंदर हम देखें ना तो जैसी यूनिटी लिटरेरी सोसाइटी है, इसने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं शायरी की दुनिया में। आज के आपके जो 10 बड़े शोरा हैं उनमें यूनिटी लिटरेरी का एक बड़ा नाम है, तो लिटरेरी सोसाइटी के शोरा का बड़ा नाम है। तो उसके बावजूद सबसे बड़ा शौक जो शायरों को लगता है ना, वो तब लगता है कि जब उनको ये बताया जाता है कि यूनिटी के अंदर उर्दू का कोई डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पे लिटरेचर का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग की सोसाइटी है। और हमसे भी अक्सर यही सवाल होता है कि यार मतलब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको क्या लगे लिटरेचर से, लिटरेरी सोसाइटी का यूनिटी के अंदर क्या काम है? लेकिन जाहिर है हमारे सीनियर्स की काविश थी, मेहनत थी, जिन्होंने एक बड़ा उस पौधे की आबियारी में बहुत मेहनत की है, और जो हम तक पहुँचा है, हम तो शायद उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में हमारे जूनियर्स मज़ीद चेंज ले आएँ। कोई टिप्स आप बताएं कि अगर किसी को शौक है लिटरेचर का पर उसे टाइम नहीं मिलता? अच्छा, इसका ना आज तो बड़ा आसान हो गया है। आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब हमारा सोशल मीडिया उस तरह से एक्टिव नहीं था, तो फिर बड़ा मुश्किल होता था। आज तो आपके पास
पॉडकास्ट की सूरत में लिटरेचर मौजूद है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, हम अपने जूनियर्स को भी जो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें डिजिटल लिटरेचर की तरफ ज़्यादा वो करते हैं। आज तो आपके पास बुक्स मौजूद हैं कि आपने हैंडफ्री लगा दिया, बुक लगा दी तो पूरी सुनना शुरू कर रहे हैं। आपके पास पॉडकास्ट मौजूद है, पॉडकास्ट देखना शुरू कर दें, वीडियोस मौजूद हैं। शुरू से डेवलप अगर लिटरेचर की तरफ आपके पास टाइम नहीं है तो ये हल्की हल्की चीज़ें, और फिर बुक की तरफ नहीं जा सकते तो आर्टिकल मौजूद है, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दें, और फिर वहाँ से जब इंटरेस्ट डेवलप होना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप बुक की तरफ भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है, अभी तो आप बहुत ईजी हो गया। डिजिटल लिटरेचर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। आप तो कहीं पे भी बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से ये तो पढ़ने के रिलेटेड चले बात हो गई। आप उन लोगों के लिए टिप्स बताएं कि जो लिखना चाहते हैं और लेकिन उन्हें ये डर होता है, ये फियर होता है कि अगर हमने अच्छा ना लिखा तो क्या होगा। हाँ, अच्छा ना लिखा, वही बात कि अच्छा लिखने या लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बगैर लिखना मुमकिन नहीं है, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तो वही बात कि हम सोसाइटी में भी जो लोग आते हैं हम उन्हें शुरू दिन से अव्वल रोज से कहते हैं कि आपने लिखना है, चाहे अच्छा लिखा हो बुरा लिखा हो। मैं भी अगर अपनी फर्स्ट ईयर की अगर एलएस की अपनी एंट्रीज उठा के देखूंगा तो मैं भी हंस रहा होता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप लिखोगे उतना आपकी लिखाई में मज़ीद बेहतरी आएगी, और लिखना बहुत ज़रूरी है। टिप्स यही है, लिखो, लिखने के बगैर कोई मुमकिन। एक बार ये फियर ख़त्म करना है, और ये फियर कैसे ख़त्म होगा, आप सोसाइटी में आएंगे, आपको इनकरेज किया जाएगा, आप दूसरों की राइटिंग देखेंगे, वो ज़बरदस्ती आपसे लिखवाएंगे। हमारे लीड्स तो लिखवाते हैं, हमने तो ज़बरदस्ती लिखवाना होता है स्टूडेंट्स। तो वो आओगे, बैठोगे, लिखाओगे, किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाओ, वो आपको लिखाते हैं, लाजमी है, लिखाएंगे तभी कुछ मुमकिन है। आप एक सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर है, तो आपकी जो वो लाइफ थी सोसाइटी को बैलेंस करना, और जो आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ है, तो आपने इन एकेडमिक लाइफ स्टूडेंट लाइफ उसको आपने किस तरह मैनेज किया, और ये आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे वो इसको किस तरह साथ लेकर चले? देखिए, मेरी जहाँ तक एकेडमिक लाइफ का ताल्लुक है तो मुझे बिल्कुल भी ना एकेडमिक लाइफ मैंने ना सर पे सवार किया, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, ना मैं अपनी फील्ड में जाना चाहता हूँ नेक्स्ट। इसलिए मुझे उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं थी, और मैंने बिल्कुल ही परे रखी हुई थी, यूँ आप कह सकते हैं कि मैंने बिल्कुल उसको एक साइड लाइन किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल बहाने होते हैं कि मेरी एकेडमिक मतलब मुतासर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इसमें मिसाल दे देता हूँ। हमारी लास्ट ईयर की चीफ एडिटर थी हमारी अली साहब थी, 2 गोल्ड मेडल है उनके पास। हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर थे 16 सेशन के मैकेनिकल के, 3.7 GPA है उनका। इस तरह के बेशुमार मसाले मौजूद हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर चीफ एडिटर रह चुके हैं, लेकिन उनके पास गोल्ड मेडल भी है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। तो मेरा एक डिफरेंट सिनेरियो था, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में जाना नहीं था, इसलिए इस वजह से भी एक मैंने, और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट यही चीज़ों से था। मैंने लाइक सोसाइटीज़ का उठना बैठना, लिटरेचर, बाकी चीज़ें, सोशल सर्कल मेरा बड़ा वसी था, उस वजह से भी मेरा इन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट था उस सिलेबस की निस्बत, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा सोसाइटी। तो बाकी किसी के लिए मैनेज करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ बात है, क्योंकि 1 से 4 के टाइम आप किसी भी टाइम आएंगे, या 4 के बाद तो आप फ्री होते हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इवेंट्स के टाइम ही इंगेज होते हो सोसाइटीज़ के कामों में, बाकी तो आप फ्री होते हो, तो कोई मसला नहीं होता इतना मैनेज करना। जिसके इंटरेस्ट होता है ना वो मैनेज कर पाता है, वो 4-5 सोसाइटीज़, बड़ी सोसाइटीज़ को लेकर फिर भी गोल्ड मेडल ले लेता है। और अली साहब की मिसाल मौजूद है, ज़ैन भाई की मिसाल मौजूद है। अच्छा, टेल अस अबाउट एनी लाइफ चेंजिंग मोमेंट ड्यूरिंग योर ओवरऑल टेन्योर इन एलएस। कोई भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका? इसके अंदर लाइफ चेंजिंग मूवमेंट मेरा अगर देखा जाए तो चीफ कोऑर्डिनेटर बनने के बाद वो लाइक एक ऐसा सीन था जिसके लिए मैं किसी तौर भी तैयार नहीं था, या मुझे आइडिया नहीं था। और फिर आने के बाद चूँकि इतनी बड़ी सोसाइटीज़ की जिम्मेदारी लेने के बाद बड़ा मुश्किल था। पहले मैं सोचता रहता था कि कैसे चलाना है और चला। सबसे बड़ा जो मेरे जहन में सवाल था कि अगर मैं ना चला पाया तो क्या होगा, जैसे मतलब हक अदा ना कर सका मैं इस पौधे का। तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और उसके बाद जितना मैंने सीखा, लाइक पहले 3 साल भी बहुत कुछ लिटरेचर का सीखा, लेकिन लास्ट ईयर जो मैंने सीखा वो पर्सनल डीलिंग कैसे करनी है वो बहुत ज़्यादा थी, और मैनेजमेंट स्किल ये लास्ट ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है। लाइक बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना उठना बैठना, सीनियर्स से लेके आपके 1980 सेशन से लेके 18 सेशन तक सीनियर्स के इंटरेक्ट करना, उनसे मिलना, बातें करना, फिर वीसी सर, एडवाइज़र सर, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ से लेके आपके टीवी के जो चैनल के कंपटीशन होते हैं वहाँ पे जाना मिलना, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं लिटरेरी सोसाइटी से उनसे इंटरेक्ट करना। तो ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, जो अल्लाह का जब मैं चीफ कोऑर्डिनेटर बना।
आप जब चीफ कोऑर्डिनेटर बने तो ज़ाहिर बात है आपके जहन में कुछ गोल्स होंगे और आपने कुछ इनिशिएटिव लेने का सोचा होगा, तो आपने उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया, उनमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनमें से कितने आप लाए अमल तक मतलब मुकम्मल कर चुके हैं? अच्छा, बेसिकली जो चीफ कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मेरा पहला ही गोल था और जो हमेशा से चीफ कोऑर्डिनेटर का होता है वो था लिटरेचर, कि हमने अपने बच्चों को अपने बच्चों का लिटरेचर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। और दूसरा था हमारा जो मेन गोल था कि हम थोड़ी सी इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आलपाक जो कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टीम ट्रॉफी ले आए। जो एक आलपाक कंपटीशन में हम कोविड की वजह से पिछले कुछ 3-4 सालों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो लिटरेचर की तरफ हमने कोशिश ज़रूर की है, शायद उस तरह से हम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा जो 2-0 का अगला सेशन है आने वाला वो बड़े अच्छे अंदाज में हमसे ज़्यादा लिटरेचर की तरफ कर पाएगा। चूँकि हमारा इस साल की अगर हम बात करें तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, लाइक इससे पहले लिटरेरी सोसाइटी को उठा के देखने और इस साल देखें बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं। कोविड की वजह से भी जो एक बड़ा लैग कर रहे थे और पिछले साल तो पहला साल था उस तरह से ज़्यादा नहीं हुए थे, इस साल बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए तो हम उनमें भी बिजी हो गए। फिर भी हमने मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 20+ ऑल पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल थे जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ हद तक हमने गोल अचीव कर लिए, जो बाकी हैं वो हमारे जूनियर्स इंशाल्लाह। अच्छा, तो मेरा अब तक हमने जितने भी सवाल किए वो तो हम खुद सोच कर आए थे। अब एक जनरल ऑडियंस का सवाल है जो उन सब के जहनों में मतलब कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि अदब और मोहब्बत का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में हर एक की अपनी राय होती है। मेरे ख्याल में ये सवाल अगर शायरों से पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो जवाब दे सकते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई भी ताल्लुक है और शायद इस मामले में बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपने ओपिनियन दूँ तो ऐसा कोई नहीं है। लिटरेचर का अदब मोहब्बत से एक स्पेसिफिक आप जेंडर की बात कर रहे हैं अगर तो उससे कोई ताल्लुक ज़रूरी नहीं होता। आप नेचर से आपका इंसानियत से मोहब्बत, पूरी इंसानियत, उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो पूरी इंसानियत से प्यार करने वाला हूँ और लाइक मेरा नज़रिया भी यही है, तो उस वजह से अदब से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। और हर बंदे का अपनी सोच होती है और मेरे ख्याल में इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मोहब्बत ज़रूरी है। कौन सी मोहब्बत? नेचर से मोहब्बत ज़रूरी है, इंसानियत से ज़रूरी है, जानवरों से, हर एक चीज़ से मोहब्बत करना ज़रूरी है, आपके अंदर मोहब्बत करना ज़रूरी है। लेकिन एक स्पेसिफिक जेंडर को लेके अगर उसको अदब से रिलेट किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल किया। अच्छा, तो इसमें एक और सवाल यहाँ पे आता है कि ठीक है, ये तो आपने एक जनरल जवाब दे के जान छुड़ाने वाली बात की है, आपका कभी मतलब कि मोहब्बत से, जो अभी हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं हाँ, जनरल, तो उससे आपका कोई लिंक जुड़ा हो कभी या जुड़ने वाला हो? नहीं, मेरा सच तो कोई लिंक है नहीं और ना जुड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि जुड़ने वाला है और ना कभी ट्राई की है इस तरह की। जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, तो उनको एक स्पेसिफिक या एक चीज़ तक वो महदूद नहीं होके रह जाते, वो पूरी इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। हम तो मेरा नहीं ख्याल किया। आपकी ज़ात और आपके काम को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी पसंदीदा गज़ल सुनाएं। पसंदीदा गज़ल सुनाएं? गज़ल तो नहीं सुना सकता चूँकि बहुत लंबी हो जानी है। 2-3 अशार हाँ, मैं शेर सुना सकता हूँ कुछ, जी जी। जो मतलब लाइक कह सकते हैं कि हमारे कुछ अच्छे शेर हैं। अब मैं उनमें बेशुमार शेर हैं, मैं किन को सुनाऊँ और किन। हाँ, एक के हमारे शहीन अब्बास भाई हैं 89 सेशन के, उनका एक शेर है, वो बहुत अच्छा है और अक्सर मेरी नेचर से बड़ा रिलेट करता रहता है। जब भी हम किसी बड़े अदबी शख्सियत से मिलते हैं तो वो स्टेटस ज़रूर लगाते हैं उस शेर के साथ। वो कुछ इस तरह है कि सर पर से आसमान को उतारा फिर एक दिन, हमने खुदा के साथ गुजारा फिर एक दिन। और इसी तरह अगर बात की जाए गज़ल की तो शायद ज़की साहब की एक बड़ी अच्छी गज़ल है, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये उसका मतलब और ये काफ़ी बड़ी गज़ल है। उसके अलावा बेशुमार शेर हैं। फिर हमारे अहमद मयूद्दीन भाई हैं, उनका एक शेर बड़ा मुझे अक्सर अच्छा लगता है। 1-3 सेशन से हैं, हमारे पोइट्री और जीके लीड थे वो। उनका एक शेर है कि और मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, आप देख के भी बता सकते हैं हमें। वो मैं भूल गया हूँ। लाइक
हाँ, तुम्हारा हसीन होना, तुम्हारा बहुत हसीन होना, बस एक यही दलील काफ़ी है खुदा के होने। क्या बात। तो बाकी इस तरह अगर गज़ल सुनाई जाए तो वो बहुत लंबी हो जानी है, बेशुमार गज़लें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें अच्छा लगा, आपने अपने इल्म से और अपने वक्त से हमें नवाजा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।